दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर भारत में कोरोना की संख्या को कम करके बताने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार की संख्या का कोई मतलब ही नहीं है, यह क्योंकि हजारों मामलों की गिनती नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ओवैसी की टिप्पणी एक दिन बाद आई जब मोदी सरकार ने दावा किया कि भारत में कुल आबादी के 2% से भी कम लोग अब तक कोरोना से प्रभावित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर कहा है कि कल भारत सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए खुद को बधाई देते हुए कहा है कि केवल 2% आबादी प्रभावित हुई थी। ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संख्याओं को कम बताकर खुद को बधाई दे रही है। दोस्तों भारत की आधी आबादी कितनी सुरक्षित है ये तो सभी जानते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब हम ऐसी खबरें नहीं सुनते हैं कि किसी महिला के साथ दुराचार किया गया हो या फिर दहेज के लिए किसी महिला की बलि चढ़ा दी गई है। इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे को समाज और पुलिस किसी का भी डर नहीं होता है, ये तो सभी समझते हैं। ऐसे ही विकृत मानसिकता वाले लोगों ने गोपालगंज में एक बेटी को हवस का शिकार बनाया है। इससे भी मन नहीं भरा तो उसका वीडियो वायरल कर दिया, जिससे आहत होकर पीड़ित लड़की ने खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों ने बताया है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी खेतों की ओर से आ रही थी। रविवार को उसी के गांव के 2 युवकों ने पकड़ लिया और मिट्टी के गड्ढे में ले जाकर बारी बारी से उससे दुराचार किया। दरिंदों ने इसका वीडियो भी बनाया और मंगलवार को वीडियो वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने लड़की के भाई के मोबाइल पर भी वीडियो भेज दिया। इस घटना का पता चलते ही आहत होकर पीड़िता ने यानी कि पीड़िता लड़की ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार की सुबह उसके घर में कोई नहीं था। इसी दौरान आहत लड़की ने घर में साड़ी का फंदा बनाया और उसी साड़ी से वो इस दुनिया को अलविदा कर गई। पूरा इलाका इस घटना को लेकर शर्मसार है। दोस्तों केंद्र सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप राशन लेने में मदद करता है। इस मोबाइल ऐप को उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है। इसी मंत्रालय के तहत खाद्य वितरण प्रणाली या फिर पीडीएफ का काम आता है। राशन का वितरण पीडीएफ के जरिए किया जाता है। लोगों को राशन दुकानों के चक्कर ना लगाना पड़े, इसमें मेरा राशन मोबाइल ऐप मददगार साबित हो रहा है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम शुरू किया है, जिसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम उन लोगों के लिए खास तरीके के मददगार हैं जो कामकाज के सिलसिले में अक्सर अपना राज्य बदलते रहते हैं। प्रवासी मजदूर काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, बीच बीच में घर भी लौटते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया है। यह राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल है और इसे किताब की तरह ढोने की जरूरत नहीं है। यह डिजिटल होने के चलते इसे मोबाइल में लेकर चल सकते हैं। जहां कहीं भी रहे इस डिजिटल कार्ड को दिखाकर अपना राशन उठा सकते हैं, यानी कि मोबाइल ले जाएं और मोबाइल दिखाकर अपना राशन उठाएं। राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल होने के बाद लोगों के लिए इसकी सुविधा और बढ़ा दी गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की सुविधा का ख्याल रखते हुए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। यानी कि अगर आप अपने घर से कहीं दूर बाहर में रहते हो तो फिर आपके लिए यह बहुत ही काम की चीज है। दोस्तों कोरोना महामारी के दौर में बिहार सरकार की विफलता उजागर करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही इसकी पेशकश सरकार के सामने की थी। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे अपना सरकारी आवास कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए देने को तैयार है। अब तेजस्वी यादव के आवास की जो तस्वीर सामने आई है उसमें कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में बेड लगाए जा चुके हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया जा चुका है और साथ ही साथ दवाएं भी मौजूद है। केवल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है। इस पूरी तैयारी के साथ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे सरकार से यह अपील करते हैं कि जो सरकारी आवास उन्हें आवंटित किया गया है उसे आइसोलेशन वार्ड और फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि बिहार के अस्पतालों में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। जिसे देखते हुए हमने 1 नंबर पोलो स्थित अपने आवास में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और भोजन की व्यवस्था की है।
दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में गंगा नदी में 100 के बहने की खबरें सामने आ रही है। जैसे कि आप मीडिया के द्वारा देख भी रहे हैं, ये राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कोरोना संक्रमण की मौत के बाद 100 को नदी में बहा जा रहा है। जी आज भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसका असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के मछली बाजार में दिख रहा है। जब से गंगा नदी में 100 मिल रहे हैं, उस समय से बंगाल के कई जिलों से लेकर बिहार के पटना समेत आसपास के जिलों में भी मछली की बिक्री कम हो गई है। यहां तक कि सीमांचल मिथिलांचल में भी मछली की बिक्री कम हो गई है। जी हां, कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन और कुछ घंटे के लिए दुकान खोलने की इजाजत के बीच मछलियों के नहीं बिकने से दुकानदार काफी परेशान हैरान है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में भेज दी गई है। जी सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट www.pmkisan.gov.in पर जारी कर दी है। जो लोग 8वीं किस्त चेक करना चाहते थे, वे अब लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जी कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें किस्त के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। जी ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी किसान भाई सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। जी इसके अलावा क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। जी हां, किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो फिर इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-23-300-606। जी हां, और दूसरा नंबर है 011-23381092। जी हां, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपकी किस्त क्यों नहीं आई है, या फिर आई है या फिर नहीं। दोस्तों, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद अपने पिता की विरासत पर काम कर रहे हैं। जी उनके पिता के राज में हुए करिश्मा को भी हमने देखा है। तेजस्वी यादव सीएम का बेटा रहे हैं, उन्हें सीएम बनने की छटपटाहट है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर बिहार को संभालना ही होता तो 15 साल में यह काम क्यों नहीं किया। जी गांव की पंचायतों में इसकी व्यवस्था करते तो आज स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नहीं होती। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके बिगड़े हुए रास्ते को संभालने में लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री समुदाय की किचन से लोगों की मदद कर रहे हैं। यह काम तेजस्वी यादव किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे, यह विश्वास है। वही जीतन राम मांझी ने बिहार में ब्लैक फंगस के खतरे पर इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी। इस मामले में जो व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा दी गई है वह अपर्याप्त है, लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर से इस दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा तो बिजली विभाग उपभोक्ताओं को पहले से ही देते आ रही है और अब उन्हें खुद से बिजली बिल निकालने की व्यवस्था करा दी है। यह लॉकडाउन के कारण बिजली का बिल घर नहीं पहुंच रहा है, तो इस नई व्यवस्था से परेशानी दूर हो जाएगी। वही सेल्फ बिलिंग की सुविधा प्रदान करने से पहले उपभोक्ताओं की रीडिंग से जुड़ी शिकायतें भी समाप्त हो सकेगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडर का घर घर जाना संभव नहीं है। इस कारण उपभोक्ताओं को बिजली बिल जनरेट करने का विकल्प उपलब्ध कराया है। बिजली उपभोक्ता सुविधा ऐप के माध्यम से अपना बिल जनरेट कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान भी इस ऐप से घर बैठे कर पाएंगे। अंतिम बिल जारी होने के 35 दिन पूरा होने पर बिजली बिल बनाने का प्रावधान है। बिजली विभाग मिस कॉल करने पर बिल उपलब्ध कराने की भी सुविधा दे रहा है। यह बिजली बिल मोबाइल पर मिलेगा। इसके लिए केवल 7666008833 पर मिस कॉल करना होगा। यह सुविधा केवल रजिस्टर्ड नंबर पर उपलब्ध है, इसलिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएं। जब मिस कॉल करने के बाद तुरंत मोबाइल पर लिंक और फिर ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद लिंक पर से बिजली विभाग का आधिकारिक वेबसाइट खुलेगा जहां मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इसके बाद उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे, यानी कि आप इसका लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर अब नई शोध सामने आ रहे हैं। यह देश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर मानी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर को भी हटाने पर विचार किया जा रहा है। यह प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज से हटाने के फैसले के बाद जल्द ही अब रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी हटाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। यह दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने मंगलवार को कहा कि कोरोना ट्रीटमेंट से रेमडेसिविर को भी जल्द हटाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों पर इसके बेहतर प्रभाव को लेकर कोई भी सबूत सामने नहीं आए हैं, इसीलिए इस दावे को कारगर नहीं माना जा सकता। आईसीएमआर की एडवाइजरी पर प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है और अब पूरी संभावना है कि रेमडेसिविर को भी इससे हटा दिया जाए।
दोस्तों कल बिहार की सीमा से सटे नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन झटकों की तीव्रता अच्छी खासी थी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी इसे महसूस किया गया। यह भूकंप कल सुबह आया था। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल के पोखरा से 35 किलोमीटर पूर्व में था। पहले इस भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही थी। अब दावा किया जा रहा है कि इस भूकंप की तीव्रता 5.8 है, जो नुकसान की दृष्टि से काफी अधिक है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में से 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस करने की बात बताई जा रही है। इन क्षेत्र में हुए किसी नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बिहार की ज्यादातर उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल में आए भूकंप की वजह से इन इलाकों में भी लोग सहमे नजर आए। नेपाल के भूकंप अक्सर इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पोखरा जहां भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, वह क्षेत्र बिहार के बेतिया शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। फिलहाल बिहार में इस भूकंप की वजह से कोई बड़ा नुकसान होने की सूचना नहीं है। हम इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आपको बताया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और आरोप लगाया है कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथा छिपाना इस सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप उस वक्त लगाया जब भाजपा ने मंगलवार को एक टूल किट का हवाला देते हुए दावा किया था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए महामारी का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी के खिलाफ फर्जी टूल किट का प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इस मामले में एक FIR दर्ज कराएगी। आपको बता दें कि टूल किट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूल किट सामने आया था, यह शायद आपको मालूम भी होगा, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रही है, जिसके जरिए उसने एक टूल किट भी बनाई है। पात्रा ने कहा कि लोग बिलख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सौ और दह संस्कार पर भी राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष राजीव गौड़ा ने कहा कि बीजेपी कोविड कुप्रबंधक पर एक नकली टूल किट का प्रचार कर रहे हैं। हम बीजेपी के प्रमुख JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी के लिए FIR दर्ज कराएंगे। जब हमारा देश कोरोना से तबाह हो रहा है तो राहत देने के बजाय बीजेपी बेशर्मी से जालसाजी कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।